देखिए, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे कि किसी भी सेंटेंस में उसमें जो एरर्स निकाले जाते हैं वो कैसे निकाले जाते हैं। बेसिकली हम ये डिस्कशन करेंगे कि एरर्स कैसे निकाले जाते हैं, साथ ही साथ पूरे के पूरे सेंटेंस को समझेंगे, उसका चीर-फाड़ करेंगे, उसका पोस्टमार्टम करेंगे कि आखिर में एरर कहाँ पर और कैसे ढूंढा जाता है। हो सकता है कि आपको थोड़ा अलग टाइप का लगे अप्रोच, या कुछ आपको अलग लगे, तो डिफरेंट तो होने वाला ही लेक्चर है। इसलिए आपको बड़े ही ध्यान से समझना होगा कि आखिर में एरर्स निकलते कैसे हैं। बड़ी ही बारीकी से देखेंगे और हर एक पॉइंट को समझने की कोशिश करेंगे। और ये पीडीएफ जो है आपको उपहार क्लासेस जो टेलीग्राम चैनल है वहां पर मिल जाएगी। और अगर आप चाहते हो रैनन मार्टिन या एसबीओसी का बैच पढ़ना चाहते हो, तो आप गूगल प्ले स्टोर से, या हमारा लोगो है, ऐप को डाउनलोड कर लेना। उसके अंदर आपको ये दोनों कोर्सेस मिल जाएंगे और ये पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, जहां पर आप उसको देख सकते हो। अब आइए डिस्कशन करते हैं एरर्स के बारे में कि किसी भी सेंटेंस में एरर कहाँ और कैसे ढूंढा जाता है। तो देखिए, सेंटेंस क्या है? यू मस्ट ईदर बी रेगुलर विद योर स्टडीज एंड स्टडी फॉर लॉन्गर पीरियड बिफोर द एग्जामिनेशन या नो एरर। पार्ट वन, पार्ट टू, पार्ट थ्री, पार्ट फोर नो एरर है। मतलब पार्ट वन टू थ्री में कोई अगर मिस्टेक है या कोई एरर है तो उसको ढूंढिए। अदरवाइज इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है तो हम इसको नंबर फोर को पिक करेंगे, कोई एरर नहीं है। अब देखिए, इसमें क्या है, ये सब्जेक्ट यू है। फिर हमने देखा कि मस्ट हमारा मॉडल वर्ब है। ईदर यहाँ पर हमारा कंजंक्शन करेक्ट काम कर रहा है। इसका कंजंक्शन उसका पेयर वाला होता है, नीदर नॉर, ईदर और, नॉट ओनली बट आल्सो, ये पेयर में चलते हैं। तो हमने देखा कि यहाँ पर जो मेन वर्ब है उसके जस्ट पहले ईदर का यूज किया गया है। ईदर रेगुलर हमारा एक एडजेक्टिव है, फिर विद प्रपोजिशन है, योर पजेसिव एडजेक्टिव है, स्टडीज हमारा वेरी गुड नाउन है। तो यहाँ तक एक चीज क्लियर हो गई। फिर हमने देखा एंड स्टडी फॉर लॉन्गर। स्टडी हमारा वर्ब, फॉर प्रपोजिशन, लॉन्गर एक एडवर्ब है या एडजेक्टिव कह सकते हैं। देखना पड़ेगा ये क्या है। लॉन्गर पीरियड ये हमारा एडजेक्टिव है। पीरियड हमारा नाउन है, बिफोर प्रपोजिशन है, डिटर्मिनर है यहाँ पर, और एग्जामिनेशन हमारा नाउन है। तो इस सेंटेंस में हमें कहीं भी एरर देखने को नहीं मिल रही है। लेकिन अगर हम ध्यान दें तो ईदर अगर सेंटेंस के लास्ट में आता है, बिल्कुल लास्ट में, तो ईदर है, नीदर है, जिसको हम आइदर नाइदर भी बोलते हैं। अगर इस सेंटेंस के लास्ट में है, तो ये अकेला चल जाएगा। अगर इस सेंटेंस की शुरुआत में या बीच में है तो इसका पेयर आना कंपलसरी है। अगर हम ये ध्यान दें कि ये हमेशा एक कॉम्बिनेशन के साथ में आते हैं। कॉम्बिनेशन का क्या मतलब है? जैसे ये मेन वर्ब से पहले आया हुआ है तो इसका पेयर क्या बनता है? ईदर का जो पेयर बनता है वो और बनता है। क्या बनता है? और। तो ईदर का पेयर जो है वो और होगा। और जैसे ईदर के बाद मेन वर्ब आई है वैसे ही और के बाद भी मेन वर्ब आएगी। तो अगर हम देखें तो एक मेन वर्ब से सेंटेंस यहां तक लिखा हुआ है और एक मेन वर्ब से सेंटेंस यहां तक पूरा लिखा हुआ है। तो इस मेन वर्ब के पहले ईदर लगा हुआ है और इस मेन वर्ब के पहले में एंड दिखाई दे रहा है। अब एंड का पेयर क्या होता है? एंड पेयर बनता है बोथ के साथ में। किसके साथ में बनता है? बोथ के साथ में आता है एंड। तो यहाँ पर आगे बोथ तो है नहीं, यहाँ पर इधर लिखा हुआ है। इट मीन्स हमें इस एंड को रिमूव करना होगा और यहाँ पर और का यूज करना होगा। अब सेंटेंस अपना सही होगा। यू मस्ट ईदर बी रेगुलर विद स्टडीज। या तो तुम्हें अपने स्टडी को कंटिन्यू रखना चाहिए, वो रेगुलर रखना चाहिए, नहीं तो स्टडी फॉर लॉन्गर पीरियड बिफोर द एग्जामिनेशन। अगर तुमने अपनी रेगुलर नियमित रूप से पढ़ाई जारी नहीं रखी तो फिर ये होगा कि तुम्हें एग्जामिनेशन से पहले पहले काफी लंबे समय तक पढ़ना पड़ेगा। या तो तुम अभी से रेगुलर पढ़ना शुरू कर दो या तुम्हें बाद में ये काम करना पड़ेगा। तो इस तरह से हमें यहाँ पर एक एरर दिखाई दिया। तो यहाँ पर किसका एरर था? और का एरर था, यहाँ पर और लगाना था, तो यहाँ पर कंजंक्शन की मिस्टेक थी। आइए देखते हैं सेंटेंस नंबर टू। द न्यू टैक्सेशन रेट्स। जो न्यू टैक्स के रेट आए हुए हैं, मतलब कितना कितना टैक्स लगेगा, अनाउंस्ड बाय द गवर्नमेंट, जो कि गवर्नमेंट ने ये अनाउंस किया है, आर बॉन्ड टू अफेक्ट द एक्सपोर्ट सेक्टर। इस
और इस पर किसका इफेक्ट ज्यादा पड़ेगा? जो एक्सपोर्ट सेक्टर है उस पर तो इसका प्रभाव जो है वो पड़ेगा ही पड़ेगा। ठीक है, अब हमें करना क्या है? अब ये सोचने वाली बात है, तो हम एक एक करके सेंटेंस के पार्ट्स को समझते हैं। द न्यू डिटर्मिनर, ये हमारा एडजेक्टिव है। टैक्सेशन और रेट्स हमारे कंपाउंड नाउन है। ये एक कंपाउंड नाउन हमारा हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। द न्यू टैक्सेशन रेट्स अनाउंस्ड, ठीक है, अनाउंस्ड बाय द गवर्नमेंट। अगर हम ध्यान दें कि बाई से जो हमारा डूअर जुड़ा हुआ होता है, जो काम करने वाला इंसान है, वो पैसिव वॉइस में आता है। अगर ये पैसिव वॉइस है तो कहीं ना कहीं हमारा दिमाग ये कहेगा द न्यू टैक्सेशन रेट्स आर अनाउंस्ड बाय द गवर्नमेंट, ऐसा कुछ होना चाहिए। लेकिन अब यार थोड़ा सा दुखी है, आगे वो देखते हैं। आर वांट टू अफेक्ट द एक्सपोर्ट सेक्टर, ठीक है, तो ये हमारी लिंकिंग वर्ब हो गई है, या फिर कह सकते हैं हमारी हेल्पिंग वर्ब है, और बॉन्ड हमारा जो हो जाएगा मेन वर्ब, क्योंकि यहाँ पर पैसिव वॉइस दिया है। टू अफेक्ट, टू अफेक्ट हमारा हो जाएगा इन्फिनिटिव, यानी कि एक वर्ब है। अफेक्ट किसको करेगा? द एक्सपोर्ट सेक्टर को, उस एक्सपोर्ट सेक्टर को ये हमारा अफेक्ट इफेक्ट करेगा। तो ये हमारा कहलाएगा नाउन फ्रेज, क्योंकि फ्रेज में लिखा हुआ है, ये हमारा नाउन फ्रेज कहलाएगा। तो अब मैं आपसे एक क्वेश्चन ये पूछता हूं कि अगर आप ये कहना चाहते हो कि सर यहाँ पर आर लगा करके सेंटेंस को सही कर दीजिए, यानी इस आर और अनाउंस का जो सब्जेक्ट है वो न्यू टैक्सेशन रेट्स हो जाएगा, तो फिर इस आर का सब्जेक्ट मैं कहां से ढूंढूंगा? आप ये बताइए। आप ये नहीं कह सकते हो कि इस आर का सब्जेक्ट पीछे है, ऐसा नहीं है यहाँ पर। आप ध्यान से देखो तो आपको मिलेगा भी नहीं। तो इस आर का मैं सब्जेक्ट कहां से ढूंढूंगा? इसका मतलब ये वाला जो सेंटेंस है, इतना जो पार्ट है, ये आपका कहलाएगा पास्ट पार्टिसिपल, ये आपका रिड्यूस्ड फ्रेज है। एक लेक्चर मैंने पढ़ाया हुआ रिड्यूस्ड एडवर्ब क्लॉज, नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज, और अलग अलग जो फ्रेजेस मैंने पढ़ाए हैं जो रिड्यूस होते हैं, उनमें ज्यादातर आपका कंजंक्शन और हेल्पिंग वर्ब छुपी हुई होती है, जो उनको ओमिट कर दिया जाता है। ऐसी सेंटेंस में क्या छुपा हुआ है? द न्यू टैक्सेशन, ये हमारा सब्जेक्ट है, ठीक। अब इस वर्ब का सब्जेक्ट और वर्ब कहां पर है? विच या दैट आर अनाउंस्ड बाय द गवर्नमेंट, ठीक है। मैं इसको ब्रैकेट में कर देता हूं, आपको समझ में आएगा। द न्यू टैक्सेशन रेट्स, अब जो मैं पढ़ रहा हूँ वही सुनना आप। द न्यू टैक्सेशन रेट्स आर बॉन्ड टू इफेक्ट द एक्सपोर्ट रेट। जो न्यू टैक्सेशन रेट्स हैं वो मजबूर हैं, मतलब वो ऐसे बन गए हैं कि वो एक्सपोर्ट सेक्टर को इफेक्ट करेंगे ही करेंगे, ठीक है। ये सेंटेंस पूरा है। अब इसका जो सब्जेक्ट और वर्ब जो है वो विच और आर है, जो कि छुपा हुआ है। इसका मतलब ये रिड्यूस्ड क्लॉज है, ये सेंटेंस इतना करेक्ट है, ये करेक्ट है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये भी बिल्कुल सही है, और रेट्स प्लूरल है, इसलिए यहाँ पर आर प्लूरल आया है। और बॉन्ड ये हो जाएगा, इसकी स्थिति हो जाएगी, इसलिए यहाँ पर थर्ड फॉर्म यूज किया गया है। फिर हमने देखा टू के साथ इन्फिनिटिव जुड़ा हुआ है। अगर हम इस इफेक्ट शब्द को देखें तो हमें मालूम है ग्रामर में इफेक्ट जो है वो नाउन है। इफेक्ट क्या है? एक नाउन है, तो ये इन्फिनिटिव तो बन ही नहीं सकता है। अब हमें चाहिए प्रभाव डालने वाला एक शब्द, तो ये प्रभाव है। प्रभाव डालना इसका हिंदी अर्थ नहीं है, ये काम नहीं करता है, ये खुद अपने में एक स्थिति है। तो इस शब्द की जगह पर हमें अफेक्ट का यूज करना पड़ेगा। किसका यूज करना पड़ेगा? अफेक्ट का, जो कि वर्ब का काम करता है। अगर हमें प्रभाव डालने की जगह पर वर्ब चाहिए तो हम अफेक्ट का यूज करेंगे। अगर हमें केवल प्रभाव शब्द ही चाहिए तो हमें वहां पर नाउन के फॉर्म में इफेक्ट का यूज करना पड़ता है। आई थिंक आपको बात समझ में आ गई होगी। तो एरर जो है वो पार्ट नंबर 3 में था। बड़ी बात ये नहीं कि 3 में था, बड़ी बात ये थी कि हम उसको पहचान कैसे रहे हैं। और कई सारे बच्चे जो हैं एग्जाम में यही करके आते हैं कि यहाँ पर जो मिस्टेक मान लेते हैं कि ये वाई लग गया इसको, ये पैसिव वॉइस है, इसको मतलब यहाँ पर आर जो है छुपा हुआ है, या वर जो है वो छुपा हुआ है। अगर वो छुपा हुआ होता और उसको लगाकर को सही मान लेते, तो फिर इस आर का जो सब्जेक्ट है, फिर हम इसको कहां से ढूंढेंगे? और ये भी नहीं कर सकते हैं कि सर यहाँ पर आर लगा के सेंटेंस को सही कर दीजिए। अगर यहाँ पर आपने सही किया है, सेंटेंस नंबर 2 में आपने करेक्शन किया है,
सॉरी, पार्ट नंबर 2 में आपने करेक्शन किया है, तो फिर पार्ट नंबर 3 को आप तुरंत ही सही नहीं कर सकते हो। मतलब एक सेंटेंस में एक ही पार्ट को तो सही कर सकते हैं ना। इसको सही करोगे तो फिर इसको कहाँ ले जाओगे, और इसको अगर सही करोगे तो फिर इसको कहाँ ले जाओगे। ना मिस्टेक यहाँ पर है, ना मिस्टेक यहाँ पर, मिस्टेक एक्चुअली में यहाँ पर थी। तो ये चीज हमें ध्यान देनी पड़ेगी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। दीज डेज, आजकल, जॉब अपॉर्चुनिटीज आर नॉट एज बेटर एज दे यूज टू बी इन द अर्ली 70s। यानी कि जितनी आसानी से 1970 के आसपास जॉब्स मिल जाती थी, उतनी जॉब्स आसानी से, मतलब अब जॉब जो है वो मिलती ही नहीं है, वो अपॉर्चुनिटीज अब है ही नहीं, और है भी तो उसमें कंपटीशन इतना ज्यादा है कि आप उसको ग्रैब ही नहीं कर पाओगे जॉब को। तो इसमें हमें ढूंढना है, क्या ढूंढना है, वेरी गुड, हमें इसमें ढूंढना है एरर। तो आइए ढूंढते हैं। दीज डेज के बाद कॉमा लगा हुआ है, जो कि हमारा एडवर्ब फ्रेज है, ये सब्जेक्ट नहीं सेंटेंस में, इसलिए इसको कॉमा से अलग किया गया है आजकल। जॉब अपॉर्चुनिटीज। अब कुछ लोग कहेंगे सर यहाँ पर दा लगा दीजिए, क्योंकि यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज सही नहीं लग रहा है, मतलब अच्छा नहीं लग रहा है। अब अच्छा लगने के बेस पर हम सेंटेंस करेक्ट नहीं करते हैं। सेंटेंस में एक्चुअल प्रॉब्लम कहाँ है हम उसको ढूंढेंगे। मान लेते हैं कि यहाँ पर दा की प्रॉब्लम है, मान लेते हैं कि दा की प्रॉब्लम, हमने भी इसे ब्रैकेट में कर दिया है, उसको भी बाद में देखेंगे। आर नॉट एज बेटर एज दे यूज टू बी। अब ये पास्ट की बात हो रही है कि जितनी आसान उस समय थी, तो पास्ट की बात तो बिल्कुल सही है। बी इन द अर्ली 70s, अपोस्ट्रोफी एस भी लगाया है, उस समय की बात भी हो रही है, बिल्कुल सही है। ये पार्ट नंबर 2 आपका सही है। पार्ट नंबर 3 भी आपका सही है, प्रपोजिशन भी ठीक लगी है। तो फिर मिस्टेक कहाँ है। अब जो लोग एग्जाम में इस नंबर पार्ट को टिक करके आएंगे, उनका आंसर बिल्कुल सही है, लेकिन एग्जैक्टली एरर कहाँ पर है, आप इसको कैसे ढूंढेंगे। तो देखिए, अपॉर्चुनिटीज प्लूरल वर्ड है, तो यहाँ पर आर बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर हम याद करें डिग्रीज को, है ना, अगर हम याद करें डिग्रीज को, तो डिग्री में हमने सीखा है कि एज और एज, या सो और एज का जो पेयर होता है, और इसके बीच में जो भी डिग्री आती है, वो केवल पॉजिटिव डिग्री ही आती है। कौन सी डिग्री आती है, पॉजिटिव डिग्री। तो इस हिसाब से यहाँ पे हमें एज और एज का पेयर मिल गया है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पर है, पर आपको दिख भी गई है कि एज और एज के बीच में कॉम्परेटिव डिग्री लगाई है एग्जामिनर ने, जो कि गलत है। इसलिए यहाँ पर बेटर की जगह पर गुड का यूज होगा। कई सारे लोगों को दिख गया होगा पहले से ही। तो यहाँ पर मिस्टेक थी यहाँ पर। अब देखिए खेल क्या किया एग्जामिनर ने, कि जो स्लेस लगाया हुआ है और जो वन लिखा हुआ है, इस पेयर को उसने तोड़ दिया। एक एज यहाँ पर लगाया, एक एज यहाँ पर लगाया। अब ज्यादातर 99% लोगों का जो दिमाग है, वो इस एज के बाद बेटर को एक्सेप्ट कर लेगा, क्योंकि इसके जस्ट बगल में एज अगर यहाँ लिखा होता तो वो मिस्टेक पकड़ लेता। अब उसने क्या किया कि उसने इस अगले एज को तोड़ दिया। उसने तोड़ करके उसके पहले तो एक तो स्लैश लगाया, फिर उसके बाद एक नंबर भी लिख दिया, फिर उसका ब्रैकेट भी लगा दिया। अब तीन चार चीजें जब लग गई तो दिमाग जो है वो कंफ्यूज हो गया। कंफ्यूजन जहां से स्टार्ट होता है, वहीं से हमारे क्वेश्चंस के आंसर गलत होना शुरू हो जाते हैं। तो इसमें यहाँ पर ये मिस्टेक थी, इसलिए हमें ध्यान देना था। आइए फिर से देखते हैं एक और सेंटेंस। When viewed with his point of view, the entire episode as sums a different color altogether। ठीक है। अब इसमें कहाँ मिस्टेक हमें लग रही है, सोचने वाली बात है। क्वेश्चन थोड़ा टफ है, इसलिए आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। When viewed, जब हम देखते हैं या जब हम उस पर नजर डालते हैं, विद हिज पॉइंट ऑफ व्यू, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से जब हम देखते हैं या जब देखा जाता है, तो उसका जब पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाता है, द एंटायर एपिसोड, जो पूरा का पूरा जो एपिसोड है, एज सम्स, जिसको सम किया जाता है, अ डिफरेंट कलर ऑल टुगेदर, वो हमें कंप्लीटली डिफरेंट चीज दिखाई देती है। मतलब जब हम उसके पॉइंट ऑफ व्यू से चीजों को देखना शुरू करते हैं, तो हमें पूरा का पूरा एपिसोड जो है वो हमें बिल्कुल ही अलग तरीके का देखने को मिलता है। ठीक है। अब हमें ये ध्यान देना है, थोड़ी सी इसमें मिस्टेक है,
वो ध्यान देनी है, कठिन थोड़ा सेंटेंस है ये। व्हेन व्यूड, अब इस सेंटेंस में व्हेन व्यूड जो है, ये आपका एक रिड्यूस्ड सेंटेंस है। इसको हम कैसे समझ सकते हैं? ये अगर हम पूरा लिखने की कोशिश करें तो कुछ ऐसा भी हो सकता है, व्हेन वी व्यूड, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है, व्हेन इट वॉज व्यूड। इसमें एक सब्जेक्ट आ गया है कि हाँ, हम लोगों के बारे में बातचीत हो रही है। इसमें जनरली बात हो रही है कि जब नजर डाली जाती है, मतलब जब भी कोई देखेगा तब, तो जब भी किसी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात होती है, तो उस फ्रेज में, याद रखना मैं फ्रेज बात कर रहा हूँ यहाँ पे, मैं शब्दों को तोड़ नहीं रहा हूँ, मैं शब्दों को अलग अलग करके नहीं देख रहा हूँ, मैं फ्रेज की बात कर रहा हूँ। तो किसी के भी पॉइंट ऑफ व्यू से जब कोई हम चीज देखते हैं, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू में जो प्रपोजिशन आती है, वो वहां पर विद नहीं आती है, फ्रॉम आती है। when viewed from his point of view, जब हम उसके नजरिए से देखते हैं, तो पूरा का पूरा एपिसोड जो है, पूरा पूरा जो कार्यक्रम है, वो हमें एक अलग तरह से नजर आता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान यही देना था। तो इसमें क्या समझने वाली बात थी, एक तो फ्रॉम आना था, और ये आपका एक रिड्यूस सेंटेंस लिखा हुआ है। ठीक है, ये आपका डिटर्मिनर है, ये आपका एक फ्रेज था। एंटायर एपिसोड ये एडजेक्टिव है, ये आपका नाउन हो गया है। एज सम्स अ डिफरेंट कलर ऑल टुगेदर, डिटरमिन एडजेक्टिव और आपका नाउन वगैरह इसमें दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में जहां पर एरर थी वो प्रपोजिशन में थी। अगला, ऑन मेनी ओकेशंस, कई सारे अवसरों पर, कई सारे अवसर जो होते हैं उनके बारे में बात चल रही है। ठीक है, वी डिड हेल्प द पुअर पीपल by the way of giving them food to eat and clothes to put on। बड़ा ही टेक्निकल क्वेश्चन है ये, इसमें दो जगह एरर्स हैं। वो एरर्स क्या है वो हम देखने की कोशिश करते हैं। ऑन मेनी ओकेशंस, जब भी किसी समय की बात होती है तो वहां पर प्रपोजिशन ऑन ही आता है, और मैनी आपका डिटरमिनर है, उसके साथ में प्लूरल नाउन आता है, तो ओकेशंस बिल्कुल सही नाउन लिखा हुआ प्लूरल। वी डिड हेल्प, मतलब डू डज और डिड, याद रखिए डू डज और डिड, ये आपके एम्फेटिक वर्ब्स होती हैं जो किसी सेंटेंस में उस काम को एम्फिसाइज करने की कोशिश करती हैं। ये आपको ध्यान रखना है। तो हम अगर ध्यान दें तो इसमें तो एम्फिसाइज दिया गया है, लेकिन मिस्टेक इसमें दो जगह है। पहले इसको ब्रेक करते हैं तो समझते हैं। ये आपका सब्जेक्ट, ये हम दोनों चीज छोड़ देते हैं फिलहाल। ये आपका ऑब्जेक्ट में और ये आपका ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट पूरे नाउन फ्रेज है यहाँ पर। फिर बाय द वे ऑफ, ये आपका एक प्रपोजिशनल फ्रेज है। गिविंग आपका जेरंड है। वर्ब होने के नाते भी ये अपना ऑब्जेक्ट भी लाया है। क्या लाया है? एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लाया है, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लाया है। फिर एक एडजेक्टिव फ्रेज लाया है जो कि इस फूड के बारे में डिस्कशन कर रहा है। जो मैंने रैंडम मार्केट का बैच पढ़ा रखा है उसमें मैंने डिटेल में सारी चीजें बता रखी है ब्रेक करके। ये आपको बैच मिल जाएगा उपहार क्लासेस, और आपके जो प्ले स्टोर पर ऐप है उसमें आपको कंप्लीट बैच मिल जाएगा 499 के अंदर, उसमें आप देख लेना। ठीक है, फिर उसके बाद एंड कंजंक्शन है। क्लॉथ्स आपका नाउन है। टू पुट ऑन इस एडजेक्टिव फ्रेज है, हालांकि इंफिनिटिव है, एडजेक्टिव फ्रेज का काम कर रहा है इस क्लॉथ के लिए कि किस तरह का कपड़ा पहनने वाला है। तो देखिए इस ऑफ के साथ में जेरंड आएगा, बिल्कुल ठीक है। ये आपका ही वर्ब होने के नाते भी, यानी कि आपका ये वर्बल नाउन है, तो ये एक डायरेक्ट ट्रांजिटिव वर्ब है, इसलिए ये अपने दो ऑब्जेक्ट भी लाए हैं। ठीक है, और अपना अपना दो ऑब्जेक्ट लाए हैं, और जो ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो आपके एंड से जुड़े हुए हैं, इसमें कोई एरर नहीं है। इस पार्ट में भी कोई भी एरर नहीं है। ये सब्जेक्ट ठीक है। डिड लग गया, डिड हमारी वर्ब की सेकंड फॉर्म है। जब डिड आता है सेंटेंस में कभी भी, तो अगली वर्ब जो है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है। जैसे कि मैं लिखूं, यू प्लेड द मैच, यू प्लेड द मैच। अगर मैं कहूं कि आप इसको इंटरव्यूटिव बनाओ सेंटेंस को, तो आप कुछ इस तरह से बनाओगे, डिड आई या यू जो भी आप ले लो,
प्ले द मैच। ठीक है, तो हमने अगर अच्छे से ध्यान दिया होगा कभी भी, तो जब भी डेट सेंटेंस में आता है तो उसके बाद जो वर्ब आती है वो फर्स्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, ये अफर्मेटिव है, ये इसका इंटरवेटिव है। अब मैं आपसे ये पूछूं कि मुझे इस अफर्मेटिव सेंटेंस को एम्फेटिक सेंटेंस बनाना है इसी टेंस में, तो कैसे बनाओगे? फिर आप ऐसे लिखोगे, यू डिड, फिर प्लेड की जगह पे प्ले हो जाएगा, क्योंकि जब भी डिड आएगा तो फर्स्ट फॉर्म अगली वाली आएगी। यू डिड प्ले द मैच। इसका मतलब क्या हुआ कि तुमने मैच खेला तो है, मतलब तुम खेल तो चुके हो मैच, प्रेशर डाल करके थोड़ा सा। तो हमने ध्यान दिया कि जब हमारा एम्फेटिक सेंटेंस बना है तो यहाँ पर अगली बार फर्स्ट फॉर्म ही रहेगी। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। ऐसी डिड यहाँ पे जो लगा हुआ है, ये आपका हेल्प की जगह हेल्प लाएगा, सेकंड फॉर्म नहीं बल्कि फर्स्ट फॉर्म लाएगा। ठीक है, कि हम मदद जरूर करते हैं इस तरह से। फिर अगली बात ये कि जब भी एडजेक्टिव के साथ में हम दा लगाते हैं, जो एडजेक्टिव ऑफ डिस्क्रिप्शन होते हैं, जो किसी को डिस्क्राइब करते हैं, कोई लंबा है, छोटा है, बड़ा है, काला है, गोरा है ना, तो ऐसे शब्दों के साथ जब हम दा का यूज करते हैं तो वो एक कम्युनिटी को इंडिकेट करता है, वो एक कॉमन नाउन को इंडिकेट करता है जो कि प्लूरल होता है। तो द पुअर का मतलब है गरीब लोग, द रिच का मतलब अमीर लोग, द यंग का मतलब जवान लोग, द ग्रे का मतलब बूढ़े लोग। तो इसमें जो एरर बनता है एग्जाम में, उसके साथ में लोग पीपल लगा के देते हैं एग्जाम में, तो वो पीपल शब्द गलत होता है, क्योंकि पीपल शब्द ऑलरेडी इस फ्रेज के अंदर छुपा हुआ है। इस हिसाब से यहाँ पीपल में भी मिस्टेक है। अब हम मिस्टेक किसको माने, क्योंकि यहाँ पे दो मिस्टेक बन रही है, पार्ट टू में और पार्ट थ्री में। हम क्या करेंगे, तो जो सबसे बड़ी मिस्टेक होती है हम उसको कंसिडर करते हैं पहली बार, और हम मिस्टेक निकालना कुछ यहाँ से शुरुआत करते हैं ऐसे। हालांकि पीछे से भी देखा जाता है, कंडीशन अप्लाई है उस पर। हम जैसे जैसे पढ़ेंगे वैसे वैसे सीखेंगे कि एरर आगे से देखना शुरू करते हैं कि पीछे से देखना शुरू करते हैं कि बीच से देखना शुरू करते हैं। लेकिन इस सेंटेंस में जो सबसे बड़ी मिस्टेक मान जाएगी, मिस्टेक ये भी है, लेकिन बड़ी मिस्टेक किसको कंसिडर करेंगे, तो मैं इसको कंसिडर करूंगा। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर हम तो बहुत पढ़ा हुआ है हम लोगों ने, तो हमें हमारे हिसाब से तो पीपल ज्यादा बड़ा मिस्टेक यहाँ पर निकल के आ रहा है। तो ऐसे सेंटेंसेस को चैलेंज किया जाता है एग्जाम के बाद, और इस पर नंबर जो है या तो कॉमन हो जाते हैं या ऐसे सेंटेंसेस को हटा दिया जाता है, कुछ ऐसा किया जाता है, या पर्टिकुलर उस पर्सन के नंबर बढ़ा दिए जाते हैं जिसने ऑब्जेक्शन किया है। तो यहाँ पर कुछ ऐसे एरर था इस सेंटेंस के अंदर। अब देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अनलेस एक कन्वेंशन है, अनलेस इट इज एक्सेप्टेड टू बोथ द पार्टीज, एन आर्बिट्रेटर वुड बी ऑफ नो यूज टू सेटल दिस डिस्प्यूट। जब तक कि दोनों पार्टी जो हैं सहमत नहीं हो जाती मामला सुलझाने के लिए, तब तक आर्बिट्रेरी का बेसिक मतलब होता है एक तरीके से ज्यूरी, है ना, न्यायाधीश, सरपंच, जज, या फिर आपका प्रधान जो भी है इंसान, तब तक उसके लिए मामले सुलझाने का कोई फायदा नहीं है, ना वो सुलझा पाएगा। अब इस सेंटेंस में जो एग्जामिनेशन में जो आंसर आया था, वो यहाँ पर एक्सेप्टेड की जगह पर एक्सेप्टेबल दिया है। अब यहाँ पर एक्सेप्टेड की जगह पर एक्सेप्टेबल क्यों दिया है, ये आपका होमवर्क है। आप मुझे कमेंट में बताइए कि इसका आंसर एक्सेप्टेबल क्यों होगा। ये मैंने आपके लिए एक क्वेश्चन छोड़ दिया है। अब देखते हैं आगे। Although the manager was keen on getting the work done through Sudhir yesterday, he tries to avoid it. Yeah, nowhere. यद्यपि मैनेजर वॉज कीन ऑन, मैनेजर था बहुत ज्यादा उत्सुक था किस बात पर, गेटिंग द वर्क डन, कि अब उस काम को करवा लिया जाए। क्या किया जाए, करवा लिया जाए। ठीक है, ये आपका पॉजिटिव वर्ब है कि मैनेजर जो है वो किसी का कोई करवाना चाहता है, उसके लिए बहुत ज्यादा उत्सुक था, बहुत ज्यादा प्रयासरत था। थ्रू सुधीर, किससे, सुधीर से करवाने के लिए, कल, बीता हुआ कल। ही ट्राइज टू अवॉइड इट, ठीक है, उसने उस चीज को अवॉइड करने का ट्राई किया। अब इस सेंटेंस में अगर ध्यान से देखें तो ऑल्दो के साथ में जो सेंटेंस लिखा होता है उसका जस्ट अपोजिट दूसरा सेंटेंस होता है। तो अपोजिट है कि नहीं वो देखते हैं। यहाँ पर मैनेजर काम करवाना चाहता था, ही ट्राइज टू अवॉइड इट, और वह इसको अवॉइड करना
चाहता था या अवॉइड करने की कोशिश कर रहा था या उसने कोशिश की? किसने कोशिश की? भाई मैनेजर करवाना चाहते तो मैनेजर थोड़ी ना उसको अवॉइड करेगा। अवॉइड किया है सुधीर ने। ये सुधीर के लिए ही आया हुआ है। ही दोनों के लिए कॉमन हो सकता है, लेकिन प्रॉब्लम ही किसके लिए है, ये इंपॉर्टेंट था। तो ही बेसिकली आया है सुधीर के लिए। प्रोनाउन सबसे कठिन होते हैं ये पहचानने के लिए कि कौन से किसके लिए आएगा और कौन किसके लिए आया है। मेहनत करने वाला चैप्टर है ये। तो अब क्वेश्चन ये उठता है, इसमें मिस्टेक कहाँ पर है? ये सेंटेंस पास्ट में लिखा हुआ है और कीन आपका एक फ्रेज है जो ऐसा ही लिखा जाता है। ये आपका एक एक प्रपोजिशन, इसके साथ में यहाँ पर एक जेरेंड आया है। अपने आप में एक वर्ब होने के कारण ये अपना एक ऑब्जेक्ट भी लाया है। ठीक है, कॉस्टिव वर्ब भी यहाँ पर बन रही है। थ्रू किसके माध्यम से, तो उस हिसाब से प्रपोजिशन भी सही है सुधीर। पास्ट में सेंटेंस लीजिए, यस्टरडे बिल्कुल ठीक है। ही सुधीर के लिए ही आया है, बिल्कुल ठीक है। ट्राइज टू अवॉइड इट। अब देखिए आपका जो इन्फिनेटिव है वो ट्राई के साथ में इन्फिनेटिव ही आता है, बिल्कुल ठीक है। और ट्राइंग भी आता है, वो भी चीज अलग है। फिलहाल यहाँ पर इन्फिनेटिव ही आएगा। अब मिस्टेक कहाँ पर है? यहां तक इस सेंटेंस में कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर हम ध्यान दें तो सेंटेंस कंप्लीटली जो चल रहा है वो पास्ट में चल रहा है। अगर आप ध्यान दें किस में चल रहा है, पास्ट में। तो यहाँ पे ट्राइस जो है वो आपकी वर्ब लिखी है प्रेजेंट में। जब सारी चीजें पास्ट में चल रही हैं तो फिर अगला सेंटेंस भी पास्ट को ही फॉलो करेगा। तो यहाँ पर ट्राइस की जगह पर ट्राइड वर्ड का यूज किया जाएगा। अब सेंटेंस अपना सही है। इस पे मिस्टेक जो थी पार्ट नंबर 3 में थी, ट्राइस की जगह ट्राइड होगा, बाकी सारे शब्द बिल्कुल सही थे। अगला, द वेरियस कॉन्सिक्वेंसेस, जितने भी जो अलग अलग परिणाम देखने को मिले हैं ऑफ द डिसीजन, यानी कि डिसीजन लिया गया है उसके जो अलग अलग परिणाम आए हैं, टेकन बाय द फाइनेंस मिनिस्ट्री, जो वित्त मंत्रालय द्वारा लिए गए डिसीजन हैं उनके जो अलग अलग परिणाम देखने को मिले हैं, वॉज नॉट फोरसीन बाय द ब्यूरोक्रेट्स। वॉज नॉट फोरसीन बाय ब्यूरोक्रेट्स। अब बताइए इसमें मिस्टेक कहां पर है? पहले थोड़ा सा और इसको समझ लेते हैं। टेकन बाय द फाइनेंस मिनिस्ट्री वॉज नॉट फोरसीन। फोरसीन का मतलब होता है पहले से ही अंदाजा लगाना। ब्यूरोक्रेट्स का अर्थ होता है नौकरशाह, मतलब जो काम करने वाले लोग हैं उनको भी इस बात का अंदाज नहीं था कि फाइनेंस मिनिस्ट्री ने, वित्त मंत्रालय ने जो डिसीजन लिया है उसके ये इतने सारे परिणाम देखने को मिलेंगे। अब मैं हिंदी अर्थ सेंटेंस को बताने की कोशिश कर रहा हूं तो आपको हिंदी अर्थ से कोई भी एरर नहीं दिख रहा होगा। यही प्रॉब्लम होती है, हम हिंदी जब मीनिंग निकालने की कोशिश करते हैं तो चीजें नहीं निकल के आती हैं। आप मीनिंग को कन्वे करें, ना कि हिंदी से उसको समझने की कोशिश करें एक सेंस के थ्रू, तो आपको चीज समझ में आएगी। थोड़ी इसकी पार्जिंग कर लेते हैं, इसको ब्रेक कर लेते हैं, तो इसको समझने की कोशिश करते हैं इसमें मिस्टेक कहां पर है। चलिए आइए देखते हैं। अब हम ध्यान दें, द वेरियस कॉन्सिक्वेंसेस, ठीक है, ये आपका प्रपोजिशन है। द डिसीजन टेकन बाय द फाइनेंस मिनिस्ट्री वॉज, ठीक है। देखिए ये वॉज आ गया तो इसका सब्जेक्ट इस सेंटेंस में पहले कहीं ना कहीं होगा, पहली बार। अब कुछ लोग कहेंगे सर ये तो पैसे वर्स लग रहा है, यहाँ पर टेकन से पहले एक थर्ड फॉर्म लगा दी, मतलब हेल्पिंग वर्ड लगा दीजिए डिसीजन के अकॉर्डिंग। देखिए ये आपका रिड्यूस्ड क्लॉज है, रिड्यूस्ड पास्ट पार्टिसिपल क्लॉज है। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूं? अगर मैं यहाँ पर कोई भी हेल्पिंग वर्ड ऐड कर देता हूं तो मुझे केवल इतना बताइए फिर इस वॉज का मैं क्या करूंगा, समस्या खड़ी हो जाएगी। इसीलिए ये आपका रिड्यूस्ड पास्ट पार्टिसिपल क्लॉज है ना। अब ये रिड्यूस्ड वाली जो फ्रेजेस जो क्लॉजेस होती इनके मैंने ऊपर में डिटेल्ड में वीडियोस बना रखी बहुत ज्यादा अच्छी तरह से, आप जाकर खुद देख लेना। फिलहाल मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए ये आपका एक फ्रेज है, नाउन फ्रेज, जो कि प्लूरल में लिखा हुआ है। ये प्रपोजिशन है तो इसके बाद का लिखा हुआ ये जो फ्रेज है वो आपका कहलाएगा ऑब्जेक्ट। ये क्या है? ऑब्जेक्ट। टेकन बाय द फाइनेंस मिनिस्ट्री, ये आपका रिड्यूस्ड क्लॉज है। क्या है? रिड्यूस्ड क्लॉज। इसमें कोई भी सब्जेक्ट हमें देखने को नहीं मिल रहा है। अगर हम सब्जेक्ट ढूंढने की कोशिश करें तो बाई हमारा प्रिपोजिशन, तो फिर फाइनेंस मिनिस्ट्री कंपाउंड नाउन जो कि ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। ठीक है, ये हमारी वॉज नॉट फोरसीन, ये हमारी कहलाएगी वर्ब।
वर फ्रेज है जिसमें नेगेटिव वर्ड यूज किया गया है। बाई प्रपोजिशन होंगे तो ये ब्यूरोक्रेट्स जो है वो आपका ऑब्जेक्ट हो गया। अब सब्जेक्ट कहाँ है? तो ये प्रपोजिशन से पहले जो लिखा हुआ वर्ड है, जो फ्रेज है, नाउन फ्रेज, ये हमारा सब्जेक्ट कहलाएगा। अब ये सब्जेक्ट किस तरह का है? तो हमने देखा ये प्लूरल है। अब ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया और ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो ये वॉज जो है इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगेगा। अभी सब्जेक्ट कैसा है? प्लूरल है। तो हमने देखा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब आती है। यहाँ पर तो सिंगुलर वर्ब लिखी है, इसका मतलब इस वर्ब को हम हटाएंगे वॉज और यहाँ पर लिखेंगे वर। यहाँ पर वर्ब में प्रॉब्लम थी। क्लियर? तो वॉज की जगह वर लगना था। अगला, I never considered him to be a person who would go back on his promise and then do not even apologize. सोचिए इसमें मिस्टेक कहाँ है? देखिए ये थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन है, मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश करूंगा, लेकिन आपको इस बात को एक्सेप्ट भी करना पड़ेगा जो मैं समझाने की कोशिश करूँ। आई नेवर कंसिडर्ड हिम टू बी अ पर्सन, मैंने उसको कभी भी इस तरह का इंसान नहीं माना है। Who would go back on his promise? Who would go back on his promise? जो अपने प्रॉमिस को पे दोबारा या उसको याद दिलाया जाए, ऐसे कुछ भी नहीं, मैं उसको ऐसा नहीं मानता हूँ या नहीं मानती हूँ। Then do not even apologize. Do not even apologize. अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि सेंटेंस में ये डू नॉट जो है वो किसके लिए आया है? अगर हम बाकी सेंटेंस को ध्यान से देखने की कोशिश करें, आई नेवर कंसिडर्ड, नेवर लगे तो सेकंड फॉर्म आ गई। हिम ऑब्जेक्ट है, टू बी अ पर्सन ये हमारा एक कॉम्प्लीमेंट है। आगे देखें तो हु अपना एक रिलेटिव कंजंक्शन है। वुड गो बैक आपका एक नाउन फ्रेज है। ठीक है, वुड गो बैक, सॉरी नाउन फ्रेज नहीं वर्ब फ्रेज है। ऑन हिज प्रॉमिस, ऑन हिज प्रॉमिस आपका एक प्रपोजिशनल फ्रेज है। फिर आपका एंड कंजंक्शन है। फिर देन भी आपका कंजंक्शन लगा हुआ है जो कि टाइम को इंडिकेट कर रहा है। फिर इसके बाद डू नॉट इवन अपोलोजाइज। अब ये अपोलोजाइज कौन करे? वो खुद इंसान। एक तो प्रॉमिस याद करे और वो अगर भूल गया है तो फिर वो माफी मांग ले या माफी ना मांगे। तो इस कंडीशन में यहाँ पर कहा यह जा रहा है, एग्जाम में जो आंसर आया था तो ये कहा गया था कि सेंटेंस का स्ट्रक्चर जो है वो बैलेंस्ड होना चाहिए। तो उन्होंने ये कहा था कि यहाँ पर डू नहीं आएगा, नॉट इवन अपोलोजाइज होगा यहाँ पर। अब ये क्यों हटा, ये समझने वाली बात है। अगर हम इस वर्ड को हटा दें तो आप ध्यान से देखें तो आपको सेंटेंस सही लग रही। आई नेवर कंसिडर्ड, ठीक है, आई नेवर कंसिडर्ड हिम टू बी अ पर्सन हु वुड गो बैक ऑन हिज प्रॉमिस एंड देन नॉट इवन अपोलोजाइज। तो इसी इंसान के बारे में आगे जो बात बोली जा रही है कि आई नेवर कंसिडर्ड हिम टू बी अ पर्सन, कि मैं उसको इस तरह का इंसान नहीं मानता हूं जो अपने प्रॉमिस को दोहराए या उस पर उसको याद करे। देन नॉट इवन अपोलोजाइज, और याद करने के बाद भी वो माफी न मांगे, माफी न मांगे। अब पहली बात तो ये है कि सेंटेंस अपना पास्ट में चल रहा है तो यहाँ डू तो कैसे भी करके आएगा नहीं। फिर उसके बाद सर क्या आप डिड नॉट इवन अपोलोजाइज कर सकते हैं? तो कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर अगर आप नॉट इवन अपोलोजाइज कर दोगे तो भी सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट होगा। तो बेसिकली जहाँ मिस्टेक थी सेंटेंस में वो पार्ट नंबर 3 में थी, और ये एरर जो था वो डू को हटाने वाला था, क्योंकि सेंटेंस पास्ट में तभी डू हटेगा। और सेंटेंस को अगर हम बिना डू के लिखेंगे तो भी आपको याद होगा कि जो रिड्यूस क्लॉजेस होती है वो नॉट से भी सही मानी जाती हैं। जैसे कि मैं सेंटेंस लिखूं, आई एम टॉकिंग अबाउट हिम नॉट यू, मैं उसके बारे में बात कर रहा हूं ना कि तुम्हारे बारे में, ना कि तुम्हारे बारे में। तो इस सेंटेंस को ऐसे लिख सकते हैं क्या? आई एम आई एम टॉकिंग अबाउट हिम वॉज नॉट या एम नॉट यू। तो आप कहो सर गड़बड़ लग रहा है यहाँ पर, ऐसा सेंटेंस सही नहीं लग रहा है, ऐसे सेंटेंस हमने देखे हैं।
तो जो इस तरह की सेंटेंस होते हैं जिसमें हेल्पिंग वर्ब रिमूव कर दी जाती है और सेंटेंस नॉट से ही सही माना जाता है और उसको वैसे ही बैलेंस किया जाता है, उसी तरह से सेंटेंस को भी सही किया गया है। यहाँ से नॉट को अलग कर दिया गया है डू से, और डू को हटा दिया गया है। चाहे तो डिड लगा सकते हैं, अदरवाइज आप हटा दोगे डू या डज, जो भी आप लगाओ उसको हटा देंगे तो सेंटेंस ज्यादा सही रहेगा। अब अपना लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। हैविंग फिनिश्ड एट स्कूल, रघु थॉट ऑफ गोइंग टू बॉम्बे इन सर्च ऑफ सम जॉब। स्कूल की पढ़ाई खत्म करने के बाद रघु ने ये सोचा कि बॉम्बे जाकर के कोई नौकरी ढूंढी जाए, कोई नौकरी ढूंढी जाए। अब क्या होगा इसमें सोचिए। इसमें क्या सही शब्द यूज होगा और क्या गलत शब्द यूज किया गया। हैविंग फिनिश्ड एट स्कूल, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप सोचोगे फिनिशिंग एट स्कूल करोगे तो स्कूल फिनिश करते करते उसी दौरान ही, ऐसा नहीं। जब स्कूल फिनिश हो गए तब उसमें सोचे जाने के लिए, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर इतना हमारा सही है। रघु थॉट ऑफ गोइंग टू बॉम्बे इन सर्च ऑफ सम जॉब। अब यहाँ पर सम जॉब्स क्यों नहीं हुआ, सम का मतलब यहाँ पर एनी का यूज हुआ है कि कोई जॉब ढूंढा जाएगा। सम का एक अर्थ एनी भी होता है, इसलिए इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फिर प्रॉब्लम है कहाँ पर। देखिए बेसिकली ये एक आपका मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, यानी इसमें आपकी याददाश्त अच्छी होनी चाहिए और आपकी नॉलेज के ऊपर ये आधारित एक क्वेश्चन है। मैंने ऐसा क्यों बोला, उसका रीजन है। थॉट के साथ में ऑफ का यूज किया जाता है। थॉट ऑफ गोइंग, जाने के बारे में सोचना। गोइंग के बाद जगह को इंडिकेट करने के लिए हम लोग टू डायरेक्शन प्रपोजिशन का यूज करते हैं। इन सर्च, देखिए इन सर्च ऑफ एक ईडियम है। इन सर्च ऑफ एक ईडियम है। इस ईडियम का अर्थ होता है, क्या अर्थ होता है, लुकिंग फॉर, किसी चीज को ढूंढना। इन सर्च ऑफ एक ईडियम है जिसका अर्थ होता है ढूंढना। इन सर्च अपने आप में अलग अलग वर्ड नहीं है, आप ये मत सोचिए कि इन अलग है, सर्च अलग है और ये सब अलग है। सम जॉब अलग अलग काम कर रही हैं, वर्ड दोनों मिलकर के फ्रेज बना रही हैं, नाउन फ्रेज। अलग अलग भी इसको कंसिडर कर सकते हैं और एक फ्रेज के तौर पर भी काम कर रहा है। लेकिन आप ये सोचे कि इन अलग है सर्च अलग है, तो ऐसा नहीं है। इन सर्च ऑफ एक ईडियम होता है जिसका अर्थ होता है किसी चीज को ढूंढना। तो यहाँ पर जो मिस्टेक थी वो ऑफ की थी। ये थोड़ा याददाश्त से संबंधित या आपके नॉलेज बेस्ड ये क्वेश्चन था, इसलिए इसमें क्वेश्चन का आंसर ढूंढना मुश्किल था। इसलिए यहाँ पर पार्ट नंबर 3 में मिस्टेक थी। तो हमें एक एक वर्ड को तोड़ करके उसका पोस्टमार्टम करके समझना पड़ता है। स्टार्टिंग में जब प्रैक्टिस हो जाती तो सेकंड्स में आंसर निकलने लगते हैं। अदरवाइज हमें ये याद रखना होता है कि मिस्टेक कहाँ पर है, उसको हमें ब्रेक करना होता है सेंटेंस को। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये सारी चीजें आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। आगे ऐसी और भी वीडियोस अब आएंगी और इससे ज्यादा डिटेल्स में आपको नॉलेज मिलेगी। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।